हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं सैलिस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आप सभी का जो रीट का एग्ज़ाम है वो फरवरी के महीने में होगा। उसी के लिए हम आपके लिए सबसे पहले जो एनसीईआरटी है उसका निचोड़ आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, अगर एक बार आप एनसीईआरटी का निचोड़ देख लेंगे तो बहुत सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर हम आपको एडवांस लेवल की पूरी प्रैक्टिस करवा देंगे। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम आपको करवा देंगे। मान के चलिएगा, मुश्किल से 15 से 20 दिनों में इस चीज़ को कंप्लीट करके हम आपके लिए पूरा प्रैक्टिस सेशन ले आएंगे और डेली हम आपके लिए प्रैक्टिस लाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, और इजी से लेकर के हार्ड लेवल तक जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी की प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे। लेकिन आपको कुछ मटेरियल भी जानना जरूरी है जो आपके लिए बेसिक चीज़ों को कवर करते हैं, जिससे आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने हर एक दोस्त, हर एक भाई, हर एक बहन तक इसको पहुंचाइएगा जिसको इसकी आवश्यकता है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। कल हम लोगों ने ऋग्वेद तक पढ़ा था, उसके आगे जो है हम आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमें बात करना है महापाषाण, ठीक है। चलिए, शिलाखंड महापाषाण। महा का मतलब होता है बड़ा, पाषाण का मतलब पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। करीने का मतलब होता है भैया एक बहुत सिस्टमैटिक ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से। जैसे मान लीजिए कोई कब्र है तो इसके इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, बहुत अच्छे तरीके से इसको लगाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भैया। महापाषाण जो कब्रें हैं, ये कब्रें हैं, ठीक है। इसको सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। अब ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ये चीज़ें कहाँ पर प्रचलित थी, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अपने साथ जो है एक कॉपी एक कलम लेकर के जरूर बैठिएगा। बात करते हैं आप लोग जनपद की, ठीक है। जो उस समय के कुछ फेमस जनपद थे उनके बारे में जानते हैं। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। जन का मतलब होता है लोग भैया, क्या होता है? लोग या जनता जिसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें से प्रमुख हैं जहां पर इनकी खुदाई हुई थी। आगे बात करते हैं। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों एवं अन्य जानवरों को पालते थे। चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी जो फसल है उसको उगाने का भी प्रयास ये लोग करते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। अब ये वाली लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर बन सकता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। एक शब्द है आपके लिए महाजनपद। क्या है? महाजनपद है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, यहां से भी जो है आपके यहां क्वेश्चन बनते हैं। कहा जा रहा है करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके जनपद हैं, इनमें से ये बड़ा हो गया, विस्तृत हो गया, इसे महाजनपद कहा गया। ये बड़ा हो गया, विस्तृत हो गया, इसे महाजनपद कहा जाने लगा। अच्छा, होता क्या था? इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। किसके? महाजनपद के। जनपद के चारों ओर ऐसा नहीं था। देखिए, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक इमेज मैं आपको दिखाता हूं, एक जनपद ये है, दूसरा जनपद ये है, ठीक है। इनमें से कौन सा महाजनपद होगा? तो महाजनपद के लिए आपको जानना होगा जिसके चारों ओर ईंट, लकड़ी की या पत्थर की ऊंची ऊंची, देखिए अब इसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार आपको दिख रही है,
ये क्या कहलाएगा? महाजनपद। जबकि ये क्या कहलाएगा? इसको कहा जाएगा जनपद। क्या कहा जाएगा? जनपद कहा जाएगा, क्योंकि इसके चारों ओर कोई भी दीवार नहीं, दोनों में ये डिफरेंस था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित कर वसूलने लगे। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो महाजनपद हैं उसके राजा अब नियमित टैक्स लेने लगे, कर लेने लगे। टैक्स जिसको बोलते हैं, उनको टैक्स चाहिए। ठीक है, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। अब अधिकांश लोग कृषक थे तो टैक्स किस पर लगाएंगे? जाहिर सी बात है, उनको किस पर लगाना है? जो है फसलों पर। उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स की। अब आपको जाना है, ये जो अगली हेडिंग है, कृषि में परिवर्तन। जो आपका एग्रीकल्चर है उसमें कैसे परिवर्तन हुआ, अच्छा परिवर्तन से क्या लाभ हुआ, इन सभी चीजों को आप यहां पर जानेंगे। ठीक है, चलिए इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़ी परिवर्तन आए। हल के फॉल अब लोहे के बनने लगे। इसका मतलब पहले कैसे होते थे? पहले लकड़ी के होते थे। अब क्या परिवर्तन हुआ? अब लोहे के बनने लगे। अच्छा, अगर लोहे का फाल है तो जमीन को आसानी से जोतेगा, गहराई तक जोतेगा और फसल उपज बहुत अच्छी होगी, याद रखिएगा। आगे कहा जा रहा है, अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। जैसे धान लगाया जाता है खेतों में, उस प्रक्रिया को लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है आपके लिए मगध। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपके यहाँ एग्जाम में बनेंगे, इसको अच्छे से देखिएगा। हम लोग चर्चा करते हैं, टॉपिक है मगध, और इस मगध टॉपिक की चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये लाइन पूछता है कि मगध से कौन सी नदियां बहती थी। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए, बिंबिसार तथा अजातशत्रु। इनके भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बिहार में राजगृह, जिसे आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, इसको राजधानी बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है ये लाइन। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही एक वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली विहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहा जाता है। याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात किया जा रहा है कि जो भी आपके कह रहा है, बुद्ध एवं महावीर दोनों के दोनों गण या संघ से संबंधित थे, और इनके बारे में याद रखिएगा, जो गण या संघ है इनके अपने नियम और कानून होते थे। ये किसी नियम और कानून को नहीं फॉलो करते थे, इनके अपने अपने नियम और कानून होते थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बुद्ध की कहानी। बुद्ध के बारे में आपको जानना है, और यहां से भी चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए बनती हैं। चलिए सबसे पहली बात करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। याद रखिएगा, सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था, उन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। क्यों जाना जाता था आपको पता होगा। उनकी सौतेली माँ, जिन्हें मौसी भी कहते हैं, प्रजापति गौतमी थी, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया, इसलिए उन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। जिस गण से इनका संबंध था उसका नाम था शाक्य। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं।
युवा अवस्था में ज्ञान की खोज में इन्होंने जो घर के सुख हैं उन सुखों को त्याग दिया, उनको छोड़ दिया। बोध गया बिहार में एक पीपल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर कई दिनों तक तपस्या की और ज्ञान को प्राप्त किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार लगा लीजिएगा। कई क्वेश्चन बनता है, किस वृक्ष के नीचे तपस्या किया? पीपल। किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका। स्थान क्या था? बोध गया। बोध गया कहाँ है? बिहार है। बोध गया में क्या हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, यहां। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उन्होंने पहली बार वहां पर उपदेश दिया। तो पूछा जाता है कि पहला उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिया था? तो याद रखिएगा, सारनाथ में। कुशीनगर में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो रही है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसे लिप्सा या लालच को तृष्णा कहा है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा प्राकृत भाषा में दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अगला है बौद्ध धर्म। ठीक है, बुद्धिज्म। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग करते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के कई भागों में फैला था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चीनी बौद्ध यात्री फाह एशियन काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। स्वयंसांग 1400 साल पहले भारत आया। उसके करीब 50 साल बाद इतसिंग भारत आता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। स्वयंसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र विहार, जो नालंदा था, बिहार में भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं की पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं हम लोग उपनिषद की। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। इनका अर्थ है गुरु के समीप बैठना, अर्थात जिसका ज्ञान आपको बिना गुरु के समीप बैठे नहीं हो सकता है, उन्हें उपनिषद कहा गया है, याद रखिएगा। बात करते हैं जैन धर्म की। चलिए, जैन धर्म की लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों को प्रसार किया, अपने विचार को जनता तक पहुंचाया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में घर को छोड़ दिया, जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। ठीक है, बुद्ध को 6 वर्ष में ज्ञान मिला था, इन्हें 12 वर्ष में, याद रखिएगा। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी, याद रखिएगा। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है और जिन का अर्थ होता है विजेता। जो अपनी इंद्रियों को जीत ले वही विजेता कहलाता है। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। महावीर ने भी अपनी शिक्षाओं को प्राकृत भाषा में ही दिया है। बात करते हैं संघ शब्द। संघ शब्द से आपके यहाँ क्वेश्चन बनता है। संघ क्या है, इसको अच्छे से समझिएगा। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना है कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की आपको प्राप्ति हो सकती है।
ऐसे लोगों के लिए उन्होंने एक संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें और नियम और सिद्धांतों को फॉलो कर सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, एक साम्राज्य आपका एक चैप्टर है जहां आपको अशोक के बारे में पढ़ना है। अशोका द ग्रेट, ठीक है। अशोक के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ मिलेगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। बात करते हैं, हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास रहा है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित कर दिया गया है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले किया था। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता किया था, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं वंश की। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें वंश से जोड़ा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए देखते हैं यहां से क्या इंपॉर्टेंट चीजें निकल करके आती हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मौर्य वंश में 3 राजा हुए जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे। चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था। राजदूत को क्या कहते हैं? एम्बेसडर कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। जी हाँ, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, ठीक है। आपको यहाँ भी जानना है क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तर सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना। अगले 2000 वर्षों तक जो है इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। 100 से 200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए एक बुर्ज बनाया गया है, याद रखिएगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात करते हैं अशोक की, ठीक है। इनके बारे में बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक हैं जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धम्म शब्द संस्कृत के धर्म का प्राकृतिक रूप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अशोक बुद्ध के उपदेशों से भी बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में भी अपने दूत भेजे हैं, याद रखिएगा। तो प्यारे साथियों, आज के इस टॉपिक को हम लोग यहीं पर अपना रोकते हैं। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, छोटी छोटी वीडियो हम आपको देंगे ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को रिवाइज कर ले, ठीक है। चलिए इसके बाद एक वीडियो और लेंगे जिसमें हम आपका पूरा जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है उसका पूरा निचोड़ हम आपको दे देंगे। तो प्यारे साथियों, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने हर एक दोस्त, भाई, बहन, परिवार के उन सभी मित्रों को जो आपके संपर्क में हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हम आपके लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट लाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने हर एक भाई बहन दोस्त तक ज़रूर इसको पहुंचाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।